तो गुड इवनिंग आप सभी को। और जो लोग ऑनलाइन लाइव जुड़ चुके हैं या फिर कभी जुड़ेंगे उनको भी गुड इवनिंग। तो हम आते हैं अपने टारगेट पे अब। ठीक, जिसके लिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आवाज़ तो क्लियर है ना सभी को? ठीक है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बार बार आ रहा था। जीएस और नहीं, टाइमिंग तो चलो वो है, तो जो है वो तो हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। वो तो संस्था के पास कल सारा रिकॉर्ड चला गया है, वो मंडे तक क्लियर कर दिया जाएगा आपको, है ना। जो टाइमिंग रहेगी वो तो रहेगी, है ना। तो कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि जीएस और ऑप्शनल के बीच क्या रिलेशन है, क्लियर ना। जीएस और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था। मैं पीछे से हटा देता हूँ इसको, है ना, वैसे डबल हो जाएगा फिर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रख दीजिए। तो जीएस और ऑप्शनल का क्या रिलेशन है, करेक्ट। आप सभी लोग एक बात बहुत प्रॉपर दिमाग में बैठाइएगा कि पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जीएस में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ऑप्शनल कवर करते हैं तो। क्लियर सभी को? उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी है आपको, ये कन्फर्म। नंबर एक, यानी 55 घंटे आपके वहां माइनस हो जाएंगे यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो। क्या पढ़ना गुनाह है? पढ़ना कभी नहीं गुनाह है। ये नई पीढ़ी है जो जरूरत से इतना अधिक भी पढ़ना नहीं चाह रही है। ठीक, पढ़ना बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, पढ़ने के बहुत फायदे हैं। ठीक, बट चूंकि सवाल बहुत सारा आया था तो मैं एक बार जरा पॉइंट आउट कर दूं आपको, है ना। तो पहला मेजर पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जीएस में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक, एंशिएंट और मेडिवल मेंस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक, एंशिएंट और मेडिवल मेंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। प्रीलिम्स पढ़ने की लेकिन जरूरत आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेगी जैसे पढ़ना हमें चाहिए। ठीक है। रही बात मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस इतना लेंदी है, और जो ऑप्शनल का सिलेबस है दोनों को जब हम मैच कर रहे हैं, कई बार ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न पढ़ लेने में ही भलाई है। मॉडर्न की क्लास प्रॉपर कर लेने में बहुत फायदा है। पीटी कम मेंस की जो क्लास होती है, आप मुझसे पढ़ रहे हो या जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, आप करने में उसका एक एडवांटेज तो मिलेगा आपको। मैं रिपीट कर दूं क्या फिर एक बार? कंफ्यूजन में मत रहिएगा एकदम थोड़ा सा भी। अब ये कैसे मैनेज होगा? ठीक, अब थोड़ा क्लास आगे चले तो मैं गाइड करूंगा आपको। वर्ल्ड में तो कुछ भी मैनेज नहीं करना आपको, बट एंशिएंट और मेडिवल हम कैसे मैनेज करेंगे, हम उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। क्या जिन लोगों ने पढ़ लिया है किसी भी तरह से कहीं भी, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रही बात सभी को? किसी ने भी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने नहीं पढ़ा तो क्या कोई गुनाह किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अपनी जगह। जीएस और ऑप्शनल का क्या रिलेशन है, मैं थोड़ा वो बता रहा हूं आपको। प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई वे आउट नहीं है। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात कि जैसा हमने कहा था कल आपको कि एक बार मैं थोड़ा आपको सिलेबस का कुछ आइडिया दे दूं आपको मैं, है ना। तो एक मोटे मोटे तौर पे सिलेबस का आइडिया, वैसे तो पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बहुत, है ना। जैसे प्रश्न पत्र वन मान लीजिए इतिहास है हमारा, सपोज दैट, ठीक है। तो अब टॉपिक कैसे दिए हुए देखो, यूनिट की बात करें हम लोग, जैसे सोर्स दिया हुआ है, प्राग इतिहास एवं आद्य इतिहास दिया हुआ है, बस वैसे पढ़ दे रहा हूँ। मेरा मकसद मॉडर्न पे ले आना है आपको, क्योंकि मॉडर्न से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा मकसद है वहां पर आपको लेकर आना, उस पर बात करना। तो आप देखेंगे जैसे ये सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। महापाषाण युगीन संस्कृति, ये सब यूनिट दिए हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृतियां, आर्य एवं वैदिक काल भारत में। और इसमें पढ़ना क्या है हमें, ये नहीं भी लिखा रहे और केवल ये लिखा रहे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा।
जीएस में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो लिखा हुआ है भारत का इतिहास पढ़िए, ठीक है। तो बहुत छोटा सिलेबस हो गया फिर तो, भारत का इतिहास पढ़िए, फिर भी सब पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपके कल हमने बताया था ना, को 12 यूनिट है। मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य काल है, प्रारंभिक राज्य एवं समाज, गुप्त वंश एवं वाकाटक वर्धन वंश, ऐसे गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, है ना। ये आपके 11 यूनिट हो गए, ठीक है। फिर ये 12वां यूनिट है आपका प्रारंभिक इतिहास एवं, जब कभी हम लोग आगे आएंगे तो समझेंगे, मैं अभी क्या इसमें बात करने का कोई बहुत मतलब नहीं है हमारा। ये जो आपका अभी हम यहाँ देख रहे हैं यूनिट नंबर 11, ठीक है। और क्या हुआ, नहीं, यूनिट नंबर हम देख रहे हैं 11 और ये यूनिट नंबर 12, ये दोनों रिपीट होता है। अभी जो यूनिट नंबर 1 था ना, उससे 12 बहुत रिपीट हो जाता है, ठीक। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, 11 जो है 13 से बहुत रिपीट हो जाता है, 13 और 14 से। ये जो गिनती है ना, मतलब पढ़ने के मेथड पे डिपेंड करता है, बट आप जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही मध्यकालीन भारत में देखेंगे आप 13 और 14 के बाद, ठीक है, ये आपका पूर्व मध्यकाल है। फिर ये दिल्ली सल्तनत शुरू हो रहा है 15वें 13वीं सदी है। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में भी पढ़नी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको पढ़ना नहीं है, हर एक टॉपिक आपको प्रीलिम्स में पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे ही 16 में देखेंगे आप 14वीं सदी के बारे में, 15-16 वही दिल्ली सल्तनत है आपका। और फिर 17 भी आपका उसका कल्चरल एस्पेक्ट है। 18 क्षेत्रीय राज्य है, जिसमें विजयनगर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 18 में आप देखेंगे यहाँ पुर्तगाली लिखा हुआ है अलग से। आप सब जानते होंगे 1498 में वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था। अब वहीं से बात की शुरुआत भी करने वाले हैं, पर जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मेडिवल इंडिया में यूनिट नंबर 18 में भी पुर्तगाली हमें पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे जब हम आगे आ जाएं, समाज संस्कृति करके इसमें दिया हुआ है 19 में, और फिर आप देखेंगे 20 में अकबर की बात हो रही है अलग से, है ना। ये सब मेडिवल इंडिया का आपका सिलेबस है जो आपको दिया गया है। फिर एक अलग से फिर आप देखेंगे मुगल्स के बारे में बात किया जा रहा है 17वीं सदी में। फिर 22वीं में देखेंगे आप, फिर से एक बार नोटिस करेंगे आप, तो नगर, डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कंपनियां, यानी मेडिवल इंडिया में पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच एवं फ्रांसीसी चारों कंपनियों के बारे में पढ़ने के लिए इसमें भी ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपको दिया गया, क्योंकि जो हमें पहले पढ़ाना है पहले हम उस पर बात करेंगे। हम एक साथ पूरे सिलेबस में 2 घंटे बात करने का कोई मजा नहीं है। आपके पास बेस नहीं है तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे बहुत, और आपके पास बेस है तो आसानी से उसको पकड़ लेंगे आप। हमें जहां चलना है पहले वहां चलना है। कल भी हमने कहा कि नजर हमें मछली के आंख पे रखनी है, और मछली का आंख क्या है, मेंस का क्वेश्चन पेपर और ये सिलेबस। सबसे बड़ी बाधा क्या है इसमें, नंबर पाने में या पढ़ने में बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाना। अति से भी अधिक लोग करने लग जाते हैं, ठीक। कभी भी नंबर नहीं आएगा, अति से अधिक तो आप पढ़ लेंगे बट नंबर कभी, उसके लिए बहुत संतुलित अध्ययन की जरूरत आपको है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कंपनियां मेडिवल इंडिया में आई हैं। अब सेम टॉपिक को रिपीट कर दिया गया मॉडर्न इंडिया के पहले यूनिट में भी, यूरोपियन का आगमन से पढ़िए अब आप, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं, 22 हो गया आपका, 23 हो गया आपका, 24 थोड़ा एक बार पढ़ के मैं बता देता हूं आपको ठीक से। ये मेडिवल इंडिया का लास्ट यूनिट है आपका। कल हमने बताया था ना, एंशिएंट में 12 यूनिट और मेडिवल में 12 यूनिट। मेडिवल का जो 10 यूनिट है, यानी 15 से लेकर के आपका 24 तक, हमने इसके बारे में कल कहा था 45 से 50 घंटे में यदि केवल ऑफलाइन क्लास हो तो मैं आपको कमांड करा के निकाल। सिंपल कहानी है, एक शासक का तरीका है, एक पॉलिसी, कुछ है नहीं उसके अंदर। इसी के बारे में मैंने कहा था मेडिवल के बारे में कि 10 यूनिट स्ट्रेटजी वगैरह भी थोड़ा आपको बताऊंगा कि हम क्या सोच के चल रहे हैं पेपर 2 के लिए, क्या अप्रोच होने वाला हमारा पेपर 2 में भी। फिर जब हम पेपर 1 में आएंगे तो तब हम उसकी बात करेंगे हम, ठीक। एक बार 24 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए आप, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जब अभी हम मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे तो बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, बट जब तक पूरा मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ेंगे ना, आपको पतन समझने में मजा बहुत नहीं आएगा, ठीक। क्षेत्रीय राज्य के बारे में, निजाम, बंगाल और अवध,
अभी ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड से भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहां से ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से इस यूनिट से पूछ रहा है, रिसेंट ट्रेंड की बात करें हम। और वन ऑफ द इजीएस्ट, जिसको कहते हैं ना हम अपनी भाषा में चॉकलेट टॉफी जैसा क्वेश्चन है, मतलब आप उसको कैच करिए और जाकर के आप वहां पे राइटिंग करिए आप उसको। तो ये तो ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेंड ऐसा ही रहेगा आपका, है ना। क्लास रुक रुक के आ रही है, ठीक है। पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष। मराठा हमें पहले भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, मॉडर्न में भी मराठों के बारे में पढ़ना है। छोड़िए उधर मत ध्यान दीजिए आप, वो आते रहेंगे, है ना। ठीक, तो हमें तीनों जगह ध्यान देना है ना। 3 जगह मराठों का जिक्र किया गया है, मॉडर्न इंडिया में भी है, यहां पर भी है, और इससे पहले शिवाजी के बारे में भी। तो जैसे सिलेबस है एकदम वैसे नहीं चलेंगे ना। अब यहां है तो हमने ये पढ़ लिया, हमें उसका एक अरेंजमेंट बनाना है। क्योंकि मैं एंशिएंट मेडिवल की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बट इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्था, यानी मराठों को आय कैसे होती थी, फाइनेंशियल सिस्टम क्या था, खास के चौथ और सरदेशमुखी के बारे में इसमें शॉर्ट नोट्स बहुत पॉपुलर है, कई बार यूपीएससी में रिपीट किए गए हैं, ठीक है, और आगे भी रिपीट होने की संभावना चौथ और सरदेशमुखी पे रहती है। 150-200 शब्दों की एक समरी होती है, क्या क्या कैसे कैसे होता था, थोड़ा प्लस माइनस, उससे क्या फायदा हुआ मराठों को, क्या नुकसान हुआ, और उसी पे पूछते रहे वो आज तक, है ना। अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध 1761। यहाँ पे जब हम कभी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे तो रुहेलखंड, फर्रुखाबाद और अहमद शाह अब्दाली, इन सब के बारे में जिक्र आता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे हमें अध्ययन करना होता है, जो कि मॉडर्न का पार्ट भी हो जाता है वो। ऐसे ही ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीति, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अब यहीं पे टॉपिक रख रहा है कि अंग्रेजों ने जो भारत को जीतना शुरू किया, ठीक, तो आपको उसके पहले भारत की राजनीति कैसी थी, भारत का समाज कैसा था, और भारत की अर्थव्यवस्था, समझ में आ रही बात। अंग्रेजों ने जब भारत को जीतना शुरू किया तो भारत की राजनीति कैसी थी, समाज कैसा था। जो लोग जीएस पढ़ते होंगे नॉर्मली, जिनको हैबिट रही होगी, आप देखेंगे 18वीं सदी में राजनीतिक दशा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे साम्राज्य विस्तार को समझने के लिए, ठीक। तो ये सेम टॉपिक यहां पढ़ने के लिए कह रहा है, राजनीति, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी कुछ भी नहीं है, संस्कृति में कुछ बातें हमें पढ़नी है, क्योंकि हम मेडिवल को भी ले इस तरह से नहीं रहे हैं, ठीक, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। लेकिन हाँ, इसका जिक्र होगा। थोड़ा आगे बढ़ते फिर हम लोग। अब आते हैं प्रश्न पत्र 2, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक। और आपको नजर रखनी है यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर, आपको नजर रखनी है। हम पहले राउंड में यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने क्या बताया, मॉडर्न इंडिया में 15 यूनिट है, ठीक। अभी मैं दिखाऊंगा आपको 3 यूनिट आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं, आजादी के बाद के भारत के हैं। हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को पहले पिक करने जा रहे हैं हम, ठीक। प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, फिर एक बार आ गया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया, वही चारों नाम फिर आ गए जो पहले आपको पढ़ना था, सेम रिपीटेशन है, ठीक। अब क्या इससे अब तक अलग से कोई सवाल पूछे गए हैं मॉडर्न के सेक्शन में? अलग से कोई भी सवाल कभी नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि इसका नेचर वैसे, एक ही बार आपको पढ़ना है, यहां पढ़ो या वहां पढ़ो, ये मेरा काम है। मैं ट्रेंड हर बार नहीं बताऊंगा आपको कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूं, क्या प्लान कर रहा हूं, लेकिन दोनों यूनिट पढ़ने के लिए कंपनियों के बारे में जानना हमें जरूरी है। जितना जरूरी है उतना ही यहां जानेंगे हम, ठीक है। जितना हमें मेडिवल इंडिया में जाना है वहां हम उसको बेहतर तरीके से, क्योंकि व्यापारिक क्रांति एक वर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। एक्चुअल में समझो 1500 के आसपास यूरोपियन कंपनियां आनी शुरू हो गई, और अंग्रेजों ने 1750 के आसपास भारत को जीतना शुरू किया। 250 साल से यूरोपियन कंपनियां भारत में मौजूद हैं। हम उसके बाद का मोटे तौर पे मॉडर्न इंडिया में इतिहास पढ़ते हैं ना हम, ये फिर रिपीट हो जाएगा आपको। तो यहां हम एक बहुत अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग आपको दे देंगे, और जो मुझे लिखाना होगा मैं आपको लिखा दूंगा सिलेबस, ठीक।
अदरवाइज कायदे से क्या कहता था, यहां जब हमने पढ़ना शुरू किया कि राजनीतिक दशा हमने जैसे पढ़ा, उसके बाद हमें थोड़ा सा यूरोपियन करते हुए कर्नाटक युद्ध, बंगाल, इन सब टॉपिक्स पे हमें आना चाहिए। दोनों यूनिट से आप देखेंगे कोई भी ऐसा साल नहीं है कि कम से कम 1 या 2 प्रश्न नहीं पूछे जाते। 2 का मतलब फुल लेंथ नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ये अभी से नहीं, ये पहले से भी बहुत पॉपुलर है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जब कर्नाटक युद्ध से लेकर के मराठा युद्ध, और कहां गया इसमें, और होगा ना, हाँ, पंजाब तक होगा इसमें। अब देखो तीसरी बार मराठों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। कोई भी ऐसा साल नहीं है जब इस दोनों यूनिट से मेंस में आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। हर एक साल पूछे जा रहे हैं। ये दोनों इंटरकनेक्टेड यूनिट है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड यूनिट है, ठीक। हम बातचीत की शुरुआत आपसे हम यहीं से करेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि मॉडर्न इंडिया से मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं हिस्ट्री ऑप्शनल की। उसके पीछे रीजन ये था, सबसे बड़ा रीजन था, जीएस में तुम्हें जरूर है ही, क्योंकि अधिकतम बच्चे जो केजीएस के बच्चे हैं उनके ही कहने पे मैंने पढ़ाना भी ये शुरू किया है। और पहला बस ये था कि उनको ये एहसास रहे इस बात का कि जो उन्होंने जीएस पढ़ा है ऑलमोस्ट 70% आप सिलेबस कवर कर चुके हैं। हंसते खेलते आपको बात आगे बढ़ जाएगी आपकी। बट जो बच्चे मान लो मेरे तरीके से नहीं पढ़ के हैं, बहुत से वैसे बच्चे भी जुड़े हैं, क्लास के अंदर भी हैं और ऑनलाइन भी मेरे पास जानकारी है। ये तो मैं उन बच्चों को मैसेज दे रहा हूं कि भाई आपने ऐसे पढ़ा, बस आप रिलैक्स रहिए और टाइम अपना बस जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, हंसते खेलते ऑप्शनल पे आपकी पकड़ बनेगी ही बनेगी, ठीक। उसमें कोई डाउट हमें नहीं है। हाँ, हमने किसी भी तरह से मॉडर्न इंडिया पढ़ रखा है तो वो उतना ही यूजफुल होना, क्योंकि इतिहास तो मैं बदल नहीं दूंगा, भारत सरकार बदलती है इतिहास। जैसे भी एनसीईआरटी में हुआ कि एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर बदले जाएंगे, तो भारत सरकार का वो अधिकार है, मेरा अधिकार तो है नहीं। मुझे तो जो दिया जाएगा मैं वो पढ़ा दूंगा आपको, है ना। तो आप अब एक समस्या क्या आएगी उन बच्चों को, ज्यादातर बच्चे जो जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, कि अब जीएस वाले नोट्स तो पीटी में बहुत यूजफुल हैं ही, प्लस मेंस में भी बहुत यूजफुल हैं। प्रायः बच्चों का कमांड उस पर हो जाता है, जो भी मेरे साथ पढ़ते हैं वो कमांड तो कर ही लेते हैं उस नोट्स पे एक बार, है ना। ऑलमोस्ट यही स्थिति है। तो अब हम उस नोट्स वो नोट्स का कैसे इस्तेमाल क्या होगा वो भी रहने दीजिएगा। आप पूरी तरह से अब यहां ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मैं टॉपिक अभी आज शुरू करूंगा, बैकग्राउंड से बताऊंगा, बैकग्राउंड पे ही टाइम अभी निकल भी जाएगा आपका पूरा आज का। बहुत जरूरी है उसको समझना, बैकग्राउंड को, आगे की घटनाओं को समझने के लिए, है ना। अब जब चाहें, जैसे मैं जो बताऊं उसको पढ़ना है, और मेरे पढ़ने के बाद आपको केवल और केवल एक, जब जितना मैं, जैसे हमने बोला बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा ही केवल पढ़नी है आपको ऑप्शनल के लिए, कुछ भी अध्ययन नहीं करना है आपको। जब टॉपिक करा दूंगा, आपको लगे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्रिंटेड मैटर उपलब्ध कराऊंगा, साथ में एक रेफरेंस किताब, जैसे बीएल ग्रोवर का ये चैप्टर है, आप मैटर से नहीं पढ़ना चाहे वहां से पढ़ लीजिए आप। मैटर्स 6-7 अच्छी किताबों का कलेक्शन है, ताकि आपको किताब की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रही सभी को? सारी समस्या इस बात में फंसती है कि आप कितना ज्यादा बिखराव लेके चलते हैं। इसी सब काम कर रहा है ना, कर। जब मेरे तक आते आते हवा लगता है कुछ उधर ही रह जा रही है, कुछ है ना। तो मैं रीडिंग आपको गाइड भी करता रहूंगा, मैं आपको बीच बीच में रीडिंग के लिए मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा मैं, है ना। तो आपको पहला स्ट्रैटेजी हमारा यही है इसको लेकर के, कि रीडिंग में हमें बहुत संयमित अप्रोच, सारी समस्या इसी बात पे आती है। पकड़ नहीं होगी तो आप डिलीवर नहीं करेंगे और नंबर नहीं आएगा। अंतिम स्ट्रैटेजी तो पढ़ते पढ़ते आप भी समझेंगे, ठीक। पहला रीडिंग को लेकर के मैं बहुत पर्टिकुलर, ठीक। मैं एक्सटेंसिव का भी आइडिया दे दूंगा, जिनको 2028-29 में लग रहा हो देना है, आप मेरे तक स्टिक रहिए, आपको पढ़ने की इच्छा करे तो खूब पढ़िए आप, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए जो मैं कराऊंगा उस पर ही आपको टिके रहना है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना।
मैं एक ही बात कह रहा हूं, हमें नंबर के लिए जाना है, ठीक, हमें केवल और केवल नंबर के लिए जाना है। कल भी इनफॉर्मली क्लास का कंप्लीट होने के बाद हमने कहा था आपको कि देखो, आप केवल फॉलो करोगे तो मिनिमम इतने नंबर तो कहीं नहीं जाते, यदि मेरी बात मान लिए तो। ठीक है, हिस्ट्री का नेचर ऐसा है, हिस्ट्री के बारे में कहा जाता था कि ये डुबाता कभी नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा आपको तब उठाएगा जब आप समझें। यदि हम घटनाओं में 100 कैरेक्टर है, 100 कैरेक्टर को पढ़ने लगेंगे तो ट्रैप फंस जाएंगे हम। क्यों, क्या, कैसे, विश्लेषण वाले पक्ष को केवल पकड़े रहा जाता है। ठीक, किताब को यदि कॉपी कराने हम लोग लग जाए, हाँ ये लो किताब उतारो, फिर तो सब तो यही कर रहे हैं, तभी तो नंबर नहीं आते, तभी तो रिजल्ट नहीं होते। हमने कल जो शिक्षक पे सवाल उठाए, क्यों सवाल उठाए थे हमने? ठीक है, सवाल हमने इसीलिए उठाए थे कि उनको समझना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। पढ़ा तो दे रहे हैं बहुत इतिहास को, ठीक है, क्या नहीं पढ़ाना है ना। सेकंड पेपर को लेकर स्ट्रेटजी क्या है मेरी, ध्यान से सुनिएगा, आगे फिर दिमाग में बैठ जाएगी बात आपके, कि हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, कंप्लीट मॉडर्न और कंप्लीट वर्ल्ड। क्लियर ना? मॉडर्न में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्यों? क्योंकि मॉडर्न का सारा सेक्शन पीटी और मेंस जीएस में बहुत यूजफुल। वर्ल्ड भी हम पूरा पढ़ेंगे हम, बट जरूरत के हिसाब से वर्ल्ड में हम रिस्क भी, सिलेबस पूरा कवर करा देंगे आपको हम। समझ में आ रही है बात? फिर जब आप एग्जाम के लिए अप्रोच करेंगे, मेंस के लिए अप्रोच तो मैं हूं ना। ठीक, कितना कैलकुलेटेड रिस्क, क्यों? क्योंकि नंबर तो तभी आएंगे जब हमारी बहुत मजबूत पकड़, सिलेबस पूरा कवर करेंगे हम टोटल, ताकि जैसे भी हो समझ तो सबकी थोड़ी बहुत हमें रहनी चाहिए, है ना। सेकंड पेपर को लेकर स्ट्रैटेजी है, सिलेबस थॉरो कवर करने वाले हैं हम। मॉडर्न में 1 इंच स्पेस भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक, वर्ल्ड में भी नहीं छोड़ेंगे, बट वर्ल्ड में बाद में स्ट्रैटेजी हम चेंज, जब हम मेंस के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम स्ट्रैटेजी उसमें हम चेंज करेंगे। क्लियर सभी को? तो सेकंड पेपर को लेकर के है, आप सभी लोग बिपिन चंद्रा वाली किताब रखिएगा। जो मैं आपको पढ़ाने बताने जा रहा हूं उसका संबंध केवल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से है। जीएस वगैरह की क्लास में अक्सर मैं बजा के निकल जाता हूं बच्चों को, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यहां पढ़ने की जरूरत है। बिपिन चंद्रा में जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, आपको चैप्टर नंबर 2 पे ध्यान देना है। जरूरत पड़ने पे 1 भी पढ़ सकते हैं आप, बट अभी नहीं, ठीक। बट इस बार जब 2 पढ़ना है तो फिर पढ़ना है बाई लाइन, उसको पढ़ने पे ध्यान, मेरे क्लास के साथ साथ जरा 1-2 दिन क्लास होने दीजिए तो आपको पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन जानकारी, एनालिसिस, कलेक्शन सब कुछ है वहां पे, ठीक। तो सोर्स में कंफ्यूजन तो फिलहाल नहीं है आपको, मैं हर टॉपिक पे आपको सपोर्ट मैटर देने जा रहा हूं, नंबर 2 बात, ठीक है। और जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं एक एक्स्ट्रा रीडिंग भी आपको बता दूंगा, खास के उन बच्चों के लिए, कभी किसी को लगता है कि नहीं मुझे और पढ़ना चाहिए, जैसे मान लो पलासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध या कोई घटनाक्रम, कभी आपके पास टाइम हुआ तो आप लिख के छोड़ दीजिएगा कॉपी में। जिन किताबों को हम यूज कर रहे हैं आप भी चाहें तो यूज कर लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब तक हमने 2 बातें बताई आपको, एक जीएस और ऑप्शनल में क्या एडवांटेज है लेने का, मेंस के पोर्शन पे आप रिलैक्स हो सकते हैं पूरी तरह से, प्रीलिम्स में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते। क्लियर? सिलेबस मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा, ठीक, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और पकड़ बनी रहे। जो लिखा हुआ ऐसा नहीं कि उसी के एंगल चलूंगा तो मैं वैसे, बट द एट द अंत में जब हम आएंगे तो पूरा सिलेबस हमारे पास होगा। टॉपिक का फ्लो, टॉपिक का क्रम मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा मैं। क्लियर ना सभी को? सोर्स क्लियर है सभी को मॉडर्न इंडिया का? ठीक, स्ट्रेटजी हमने बताया कि हम पूरे सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, कुछ भी उसमें हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। बट आगे चल करके हम क्या करेंगे, जरूरत के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड में प्लान कर सकते हैं पढ़ने के बाद।
हमें छोटा करना है, इसको कंप्रेस करना है हमें इसे। रीडिंग में उसकी जगह मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक ठाक रीडिंग कर रहा हूँ मैं उसके लिए, है ना। जो जो आपको जरूरत है वो सब महत्वपूर्ण चीजें आपकी कॉपी में आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग एक बार अभी। हाँ, अभी जब हम जैसे टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, मान लो कर्नाटक युद्ध और बंगाल विजय, जब हम ये दो कवर कर लेंगे ना हम, तब हम क्वेश्चन राइटिंग पे बातचीत शुरू करेंगे। हम कम से कम 3 क्लासेस तो हमें लग ही जाएंगे अभी इसमें, 4 क्लासेस आज छोड़ करके। ठीक है, 3 क्लासेस मान लीजिए, 4 क्लासेस अब। ठीक है, तब हम राइटिंग पे बात शुरू करेंगे आपसे। ठीक है, पीवाईक्यू को लेकर के जो मेरा प्लान है अभी, एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे आपको मैं, जैसे मैं लर्न कैसे कराता हूं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आप टॉपिक राइटिंग करिए, जो मैंने पढ़ाया पहले उस पर पकड़ बनाइए आप टॉपिक पे, उसको कहानी के रूप में, कंटेंट के रूप में पहले उसको समझिए हमने क्या पढ़ा। फिर उसमें ही कुछ सवालों को क्रिएट करके जरा राइटिंग में कराता हूं हमेशा, कि पहले आप जो समझ रहे हैं उसको जरा लिखने की आदत डालिए। ठीक, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से मैं सब में 6 7 8 10 सवाल पूछे गए पहले राउंड में। जैसे जैसे थोड़ा आपको राइटिंग के बारे में आइडिया दे दूंगा मैं आपको, राइटिंग कैसे करनी है, क्या करना है लिखने में, है ना। तो फिर टॉपिक जैसे 2 कंप्लीट होगा, थोड़ा बहुत आपको बेसिक बताने के बाद हर टॉपिक से मैं पीवाईक्यू लेना शुरू करूंगा मैं, एक दो जो थोड़ा आसान होगा शुरू में। कारण लर्निंग देखो ऐसे ही होती है, लर्निंग ऐसे नहीं होती कि एक ही बार में आपने बम गिरा दिया। ठीक है, लर्निंग ऐसे ही होती है। आप जो लोग मेरी आदत से वाकिफ हैं, कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न, क्यों, ताकि आपको लगे कि हम टॉपिक पढ़ने का क्या यूटिलिटी होता है। टॉपिक समझ बन जाए तो हम कुछ ना कुछ उत्तर लिखने की स्थिति में हमेशा हम रहेंगे। तो टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक, फिर हिस्ट्री के साथ एक एडवांटेज मैं क्या देख रहा हूं अभी इस समय, आजकल मैं देख रहा हूं कई सालों से कि 30-40% क्वेश्चंस के रिपीट होने की हु बहु संभावना। ठीक भाई, कहां भी कहीं भी पलटो आपको क्या है, वही घटना है। एक ही पलासी को घुमा के 10 तरीके, वह पलासी वही, 4 घंटे की लड़ाई है। पता नहीं इतिहासकारों ने मतलब क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है, पलासी ऐसा तो वैसा, कैसा तैसा, अरे 4 घंटे की लड़ाई है। ठीक है, पूछ पूछ के परेशान किया हुआ है बच्चों को, 12-15 सवाल पूछे गए उसमें, क्या कुछ नहीं है। ठीक है, शुरू में अभी हम केवल टॉपिक पढ़ने पे ध्यान देंगे अभी ये 4-5 दिन लगातार। फिर हम राइटिंग की तरफ हम, क्योंकि मेन तो मकसद वही है हमारा, पढ़ने के साथ साथ उसकी यूटिलिटी को समझना। बात पहुंच रही है आप लोगों तक। 2 कॉपी रखेंगे आप लोग, एक जब भी मैं कुछ सुझाव दूं या तो उसी कॉपी में लिखना आपको सुझाव, है ना, या अलग से लिख लिया करिए आप। जब जब टॉपिक कंप्लीट हो अपनी मर्जी से आदत डालिएगा 2-4 पेज छोड़ने का, भूल नहीं जाना आपको, है ना। लास्ट में आपको मैं सिलेबस ऐसे ही रख के दिखाने वाला, देखो कुछ बचा तो नहीं ना इसमें, जब लास्ट एंड होगा आपका मॉडर्न इंडिया तो। ठीक, मैं अपने तरीके से लेके चल रहा हूं, है ना। तो जब भी कुछ सुझाव दूं तो उस कॉपी में आप उसको नोट, या उसी कॉपी में करिए जिसमें आप लिख रहे हैं। दूसरा, जब भी लिखिएगा चौथाई छोड़ के लिखिएगा या तिहाई हिस्सा छोड़ के लिखिएगा। और जब भी कोई, मान लो ये दोनों यूनिट इंटरकनेक्टेड हैं, समझो एक यूनिट है, लेंथ बढ़ाने के लिए केवल यहां लिख देता अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत देश है, ये लेंथ बढ़ाने के लिए यहां पे टॉपिक को ऐसे दे दिया गया है। ठीक, एक ही यूनिट है ये। तो जब ये, ठीक है, जब ये आपका कंप्लीट होगा, है ना, आराम से आप 4-5-6-7-8 पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पीवाईक्यू जैसे हमने कहा, तो टारगेट हमारा है कि एग्जाम तक जाते जाते आपको मैं 40 साल के पीवाईक्यू पे कमांड अप्रोच सिखाऊंगा। उत्तर इजी इजी थिंग, सुन पा रहे हैं सभी लोग। 40 साल के पीवाईक्यू पे आपका कमांड कराना है मुझे।
शुरू से एक प्लान जो चल रहा है, तो वो कुछ चीजें सेकंड रंग में होंगी जब आप मेंस देंगे तब। बट क्या उत्तर आपके पास होगा? बहुत सारे उत्तर आपके पास रहेंगे प्रिंटेड फॉर्म में भी, बट वो अलग चीज है, उत्तर होना और अप्रोच को सीखना। अप्रोच सीखना जरूरी है, कलम में ताकत होनी चाहिए जब हमें राइटिंग करनी है तो। ठीक है, अप्रोच सीखना जरूरी है हमारे लिए। बात पहुंच रही है? डर तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है। तो आप तक वो सारी संसाधन मौजूद रहेंगे जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत, कुछ भी सोचने की जरूरत ना पड़े। मेरा मकसद ये है कि यदि 30-40% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आ गए, तो 60% से कम नंबर क्या लाया जाए उसमें? क्योंकि यदि आ ही गया तो नंबर दे के जाएगा हमें। ठीक। अभी आप ये बात थोड़ा समझेंगे, बट एक बार शुरू में मैं रख दूं, तो मैं क्या सोच करके चल रहा हूं क्लास को लेकर के एक बार बता दूं, जिसको जितनी बात समझ में आए उतना वो समझ के बैठे, फिर आंख बंद करके, खुला रखना है मतलब बंद करके काम में लग जाएगा हमारे साथ साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो ये बैक कैसे होगा करण? यहाँ से। ठीक है। अब सिलेबस आपके सामने तुमने रखे दिया मोटे तौर पे। मैं एक बार सिलेबस आपको फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। देख लीजिए आप। प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, पुर्तगाली एवं डच। इसको मैं विस्तार से आपको, विस्तार कहने का मतलब थोड़ा फैक्चुअली भी कुछ कुछ पढ़ाऊंगा आपको मेडिवल इंडिया में। ठीक। बट अभी भी मैं इतना बता दूंगा, ठीक ठाक होगा वो, जितनी हमें जरूरत यहाँ पे है। ठीक, जितनी हमें जरूरत है यहाँ पे उतना मैं आपको समझा भी दूंगा और लिखा भी दूंगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आधिपत्य के लिए उनके बीच में युद्ध बहुत सारे हुए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुर्तगालियों और डचों के बीच में शुरू हुआ। ठीक, फिर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, फिर डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ, फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ठीक। ये जो कर्नाटक युद्ध है आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का ही युद्ध है। ठीक है, तो अभी हम इसमें पीछे नहीं जा रहे हैं अभी हम, है ना। फिर कर्नाटक युद्ध है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक यानी तमिलनाडु वाले इलाके में। बंगाल, अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच संपर्क, ये कहने के लिए लिख दिया गया है। ठीक। सिराज और अंग्रेज। ठीक। प्लासी का युद्ध, प्लासी का महत्व। अभी बंगाल के नवाब, मोटे तौर पे यहाँ मुर्शीद कुली खां से बात शुरू हो जाती है, जब अंग्रेजों के साथ कैसा रिलेशन था उसका। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां है, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला है। तो सिलेबस कह रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना है, कि जैसे कह रहा है हमें उसका भी ध्यान। इसलिए कई बार क्या लगेगा आपको, जीएस से थोड़ा हट के भी होता जाएगा ये, जो सब जीएस वाला रहेगा, बट उससे हट के भी कहीं कहीं हमें बहुत सारी जानकारी। जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, अंग्रेज महत्व, मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर, मैसूर, मराठा और पंजाब, तब मैं इतिहास लेखन पे आऊंगा इन दोनों टॉपिक के। इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और फिर इस पे इतिहास लेखन से सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास लेखन का जीएस से कोई सरोकार नहीं होता है। 3 तरह के इसमें अप्रोच हैं और तीनों तरह से सवाल पूछे गए हैं। सिंपल सा उसका उत्तर होता है, 4 लाइन में दृष्टिकोण क्या है और कैसे हमें उसको लिखना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब हम लगभग आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, हम इसके बारे में आपको हम साम्राज्य विस्तार को लेकर के इतिहास लेखन, अंग्रेजों का नजरिया क्या है और हमें कैसे देखना चाहिए, इस पे भी सवाल कई बार मेंस में पूछे गए हैं। समझ में आ रही है बात? तो टॉपिक को हम फ्लो फ्लो में पढ़ते जाएंगे, फिर हम इतिहास लेखन के साथ इसको हम एंड कर देंगे। सब जगह ऐसे ही बढ़ेंगे, टॉपिक पे पकड़ बनाएंगे हम, जहां जहां इतिहास लेखन की जरूरत है उसको हम इनपुट लेते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस बार, अब सबसे पहले हम समझने वाले हैं 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति को। ठीक। इसके बाद आपसे हम बात करेंगे यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के बारे में। ठीक। पहला स्टार्ट जो कर रहे हैं इसमें हम लोग, है ना, लिख ही देता हूं एक बार। आधुनिक भारत। पहला हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम
18वीं सदी राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, करण एक बार ना ऑनलाइन बच्चों का देखते रहना, ठीक है, उनको गाइड कर देना थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, चलिए राजनीतिक स्थिति। ठीक है, थोड़ा हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं एक बार, है ना। समझने के बाद फिर हम लोग और बात करेंगे हम, है ना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मुगल वंश के बारे में तो सब जानते ही होंगे। यस, मुगल वंश का शासन जो रहा है 1526 से लेकर एक 1707 तक और एक 1858 तक। ठीक, मुगलों का शासन अभी समझना है, मैं लिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है, एक बार, है ना। आज पूरा एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे इसका हम लोग क्लास का। मुगलों का शासन रहा है, मिडेवल इंडिया में पढ़ना भी है, हालांकि एनसीईआरटी से भारत सरकार उसको हटाने जा रही है मुगलों को, बाबर अकबर वगैरह को भी न्यूज आया है, ठीक है, ऑप्शन में फिलहाल तो है, पढ़ना है आपको, है ना। मुगलों के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप कहानी शुरू होती है इनकी बाबर से। ठीक, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। जब हम आएंगे मिडिल में तो पढ़ेंगे, बट औरंगजेब का जिक्र अभी भी आएगा। औरंगजेब का कार्यकाल क्या रहा है? 1658 से 1707। ठीक, और औरंगजेब का शासन कहाँ था? तो पूरे भारत में शासन था, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, बांग्लादेश से लेकर के काबुल। औरंगजेब की शासन की बात करें हम लोग, 1707 तक मुगलों का शासन कहाँ था? पूरे भारत पर था। ठीक, मुगल वंश है जिसने शासन किया, पूरे भारत पर शासन किया मुगलों ने, है ना। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तो इसकी मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा, पूरे 18वीं सदी की बात करें हम लोग, तो लगभग 3 तरह के आपको राज्य दिखाई पड़ेंगे मुगलों के पतन के बाद। एक राज्य जो मुगलों के अधिकारी हैं, ठीक, उनको उत्तराधिकारी राज्य कहा गया है। बहुत एक इजी सा सवाल मेंस में भी रिसेंटली पूछा है उनके बारे में। हमें 24 में भी पढ़ना है वो टॉपिक, बट कनेक्ट हो जाता है, 24 और 1 इंटरकनेक्टेड रहेगा थोड़ा। 24 जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया का, फिलहाल तो अब हम टॉपिक नंबर 1 पे ध्यान दे रहे हैं। एक जो मुगलों का विरोध करते थे, मैं भी समझा दूंगा आपको, लिखा जैसे मराठे मुगलों का विरोध करते थे। एक हो गया उत्तराधिकारी राज्य, एक हो गया विरोधी राज्य, और एक जो मुगलों के अधीन ठीक से नहीं आ पाए थे, जैसे राजस्थान के राज्य हो गए या मैसूर का इलाका हो गया, उसने बहुत मजबूती से मुगलों की अधीनता को स्वीकार, या केरल के राज्य हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1750 तक आते आते हम क्या देखते हैं? भारत में बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े राज्य आपको दिखाई पड़ेंगे। 3 तरह के राज्य होंगे, एक उत्तराधिकारी वाले राज्य, मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा विरोधी राज्य, ठीक है, तीसरा स्वतंत्र राज्य जिन पे मुगलों का नियंत्रण नहीं था। ठीक, ऐसे पूरा फैल जाएंगे। और चूंकि एक टॉपिक दिया हुआ है कि अंग्रेजों के भारत विजय से पूर्व राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा, हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है कि भारत विजय के पहले भारत में कौन कौन से राज्य मौजूद थे और उनकी राजनीतिक दशा कैसी थी। दशा थोड़ा विस्तार से समझेंगे हम, समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे हम इसको समझेंगे, आपको पूरे विस्तार के टॉपिक में, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा, कर्नाटक आपको पढ़ना होगा, बंगाल पढ़ना है, हर टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा हेल्प
मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करने जा रहे हैं आपसे। हम 18वीं सदी में राजनीतिक स्थिति, राज्य एवं राजनीतिक दशा। लिखिए आप शीर्षक दे जरा। ये बैकग्राउंड चल रहा है आपका, और ये मेडिवल इंडिया का यूनिट नंबर 24 का एक टॉपिक भी है आपका, ये राजनीतिक दशा। बट ये सब काउंट मत करिएगा, अब आपको केवल पढ़ना है मेरे साथ कैसे हम कवर कर रहे हैं। लिखें आप जरा, लिखें कि 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक ब्रैकेट में कर लेंगे आप, औरंगजेब के काल तक, 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब के काल तक भारत के एक बड़े भूभाग पर भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का नियंत्रण था। मुगलों का नियंत्रण था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहुत तेजी से मुगलों का पतन हुआ, और 1750 ईस्वी तक आते आते 50 ईस्वी तक आते आते मुगल नाम मात्र की शक्ति रह गए। मुगल नाम मात्र की शक्ति रह गए। देखो, भारतीय इतिहास में ना बहुत सारे राजवंश हैं। जैसे कभी आप मौर्य वंश है, मान लो गुप्त वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है ना। इतिहास में सैकड़ों राजवंश मिलेंगे जिनका उत्थान और पतन होता रहा है। उत्थान भी हुआ है और पतन भी हुआ है। उत्थान के भी कुछ फिक्स कारक होते हैं और पतन के भी कुछ फिक्स कारक होते हैं। हमें एक टॉपिक ही पढ़ना है, मुगलों के पतन के कारण। हमें एक टॉपिक ही पढ़ना है, मुगलों के पतन के कारण। बट किसी भी राजवंश का पतन होता है उसमें अयोग्य उत्तराधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी राजवंश, मुगलों की बात करें, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम। अभी केवल आपको एक तस्वीर बनानी है, ठीक। क्योंकि ये संक्रमण काल है, कुछ कुछ पुरानी बातें रहेंगी, इसमें कोई बहुत इशू वाली बात नहीं है। बट आज से कल तक आते आते पुरानी बातें गायब हो जाएंगी, सब हम आगे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बट आगे के घटनाक्रम में बार बार मुगलों का जिक्र आएगा, तो मुगलों का भी एक परिचय जरूरी है थोड़ा बहुत, तो मुगल कौन थे क्या थे, है ना। 1750 तक आते आते मुगल क्या होगा, नाम मात्र की शक्ति रह जाएंगे। और आप ये समझ लो 1750 से लेकर 1858 तक लगभग 100 वर्षों तक मुगलों का केवल सांकेतिक महत्व था, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैं उदाहरण देके भी बताऊंगा आपको, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, देखिए मुगलों के पतन के पश्चात बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत कर देख सकते हैं।
इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत कर देख सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में वर्गीकृत कर देख सकते हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे आप उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य लिखेंगे आप यहाँ पे जिन राज्यों की स्थापना, जिन राज्यों की स्थापना जिन राज्यों की स्थापना मुगल अधिकारियों के द्वारा की गई, जिन राज्यों की स्थापना मुगल अधिकारियों के द्वारा की गई, लिखेंगे जैसे अवध, बंगाल और बंगाल के बाद लिखेंगे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, ये पूरा मुगलों का शासन था। अभी क्या हुआ, भारत 1750 तक आते आते विभिन्न कारणों से छोटे छोटे राज्यों में बट गया। जो राज्य हमें दिखाई पड़ते हैं इनको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर देख सकते हैं। पहला उत्तराधिकारी, यानी इन राज्यों की स्थापना कौन कर रहे हैं, जो मुगलों के अधिकारी हैं। ठीक, अब जब मुगलों के अधिकारी स्थापना करेंगे तो इन राज्यों में मुगलों वाली सारी विशेषताएं आपको देखने को, यदि आपको यह पता हो मुगलों की विशेषता क्या है तो इन राज्यों की विशेषता भी आपको समझ में आ जाएगी। कुछ परिवर्तन भी होते हैं, हमेशा हूबहू। इवन अकबर के बाद जहांगीर ने भी कुछ परिवर्तन किया, जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होते हैं। ठीक, यदि मुगलों का फीचर हमें पता हो तो इनके बारे में हम वैसे ही बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्षेत्रीय राज्य क्यों आते हैं, कैसे कब चले जाते हैं, बड़ी शक्तियों का उदय, सबका एक सिस्टम है, सबकी एक अंडरस्टैंडिंग है। हमें हर बार घटनाओं में नहीं जाना होता है। ठीक, वो सिचुएशन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक तो हो गया आपको उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा लिखें आप विरोधी राज्य। लिखें कि विरोधी राज्य में लिखें आप जिन राज्यों ने मुगलों का विरोध किया। ठीक है, जिन राज्यों ने मुगलों का विरोध किया, लिखें आप जैसे मराठे। ठीक है, लिखें आप जैसे मराठे। इसी में लिखेंगे आप जाट, जाटों का राज्य, सिखों का राज्य इत्यादि। जाटों का राज्य, सिखों का राज्य इत्यादि। ठीक, तीसरा लिखेंगे अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य। अपेक्षाकृत, ठीक है, स्वतंत्र राज्य है ना। यहाँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य में आप लिख लेंगे आप जैसे लिखें आप मैसूर। ठीक है, लिखें आप मैसूर। यहाँ लिखें आप केरल के राज्य, राजस्थान के राज्य जैसे आमेर।
ठीक है, जैसे आमेर, है ना। एक वर्गीकरण ऐसे किया जाता है क्षेत्रीय राज्यों का 18वीं सदी में कि मुगलों के पतन के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राजा हैं। इसी वर्गीकरण को जरा हम एक तरीके से और देख लेते हैं, लिख लेते हैं, जो हम नॉर्मली पढ़ते पढ़ाते आया हूं जिस तरह से मैं। ठीक, वो क्या तरीका है आपका, लिख लें आप एक बार जरा। देखिए आप, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन्हीं राज्यों को एक अलग तरीके से फिर से लिख लें आप। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाबों का शासन। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाबों का शासन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अवध, अवध का राज्य। ठीक, ये सब अलग अलग राज्य हैं। रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, अवध, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद जाटों का राज्य है। जाटों का राज थोड़ा बहुत राजस्थान में भी था। ठीक है, ठीक। अब अवध के बारे में हम सब जानते ही हैं। अवध में भी नवाब का शासन था। नवाब एक सम्मानजनक उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, रुहेलखंड फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन था। ठीक है, अफगानों का शासन था। और आगरा से लेकर मथुरा तक, इसमें भरतपुर का इलाका भी था, जाटों का शासन था। आगरा से लेकर मथुरा तक जाटों का शासन था। बस ऐसे एक क्षेत्रीय पिक्चर में ले ले रहा हूं कि छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे बड़े राज्य हैं, सब नहीं पढ़ना है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट एक एक वर्गीकरण ऐसे हमने कर लिया, एक वर्गीकरण हम ऐसे देख रहे हैं एरिया वाइज, किसका कहाँ शासन है, ताकि एक पिक्टोरियल इमेज हमारा बनता रहे इस पे। ठीक, उत्तर प्रदेश आपने लिख लिया। इसमें लिखें आप दिल्ली, दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों पर, दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों पर मुगलों का शासन, आसपास के क्षेत्रों पर मुगलों का शासन। नेक्स्ट लिखेंगे आप राजस्थान में कई छोटे बड़े राज्य, जैसे आमेर, राजस्थान में कई छोटे बड़े राज्य जैसे आमेर, आमेर, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में सिंध का राज्य, उत्तर पश्चिम में सिंध का राज्य तथा पंजाब में एक लंबी अस्थिरता के बाद, एक लंबी अस्थिरता के बाद, एक लंबी अस्थिरता के बाद सिखों का शासन। ठीक, एक लंबी अस्थिरता के बाद सिखों का शासन, ऐसे लिखेंगे आप। अगला पॉइंट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा आगे चलकर
आगे चलकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों पर मराठों का शासन। इत्यादि क्षेत्रों पर मराठों का शासन। एक और लिख लें आप, हैदराबाद में निजाम का शासन, हैदराबाद में निजाम का शासन, निजाम का शासन, कॉमा देकर लिखेंगे, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में पूर्वी तमिलनाडु पर, पूर्वी तमिलनाडु पर निजाम का नियंत्रण था, निजाम का नियंत्रण था। आगे चलकर आगे चलकर लिखे नवाब, आगे चलकर नवाबों का शासन स्थापित हुआ, जिसे जिसे तमिलनाडु या जिसे तमिलनाडु या कर्नाटक, एक कर्नाटक मैंने लिखा है, एक कर्नाटक वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसे तमिलनाडु या कर्नाटक के नवाब के तौर पर भी जानते हैं। ठीक, मैं भी समझा देता हूं आपको, लिख लीजिए आप। ये जो तमिलनाडु का इलाका है, ये जो इलाका है पहले ये हैदराबाद के निजाम के पास था। ठीक, ये इससे अलग हो गया। यूरोपियन क्या कहते थे इसको? यूरोपियन कहते थे इसको कर्नाटक। एक तो कर्नाटक आपका ये हो गया, जिसको हम लोग मैसूर कर्नाटक कहते हैं आज का। ठीक है, एक तो आपका कर्नाटक ये हो गया आपका, इसको भी यूरोपियन कर्नाटक कहा करते थे, इसलिए हमने आपको लिखाया तमिलनाडु या कर्नाटक। किताबों में कई बार कर्नाटक वर्ड, जो कर्नाटक युद्ध है वो इसी के लिए है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही युद्ध होंगे, जिसका मैं परिचय आपको दूंगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं, 1707 तक लगभग मुगलों का नियंत्रण था। 1750-60 तक आते आते भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उसको वर्गीकरण कैसे किया जाता है? 3 तरीके से। उत्तराधिकारी राज्य, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मिडिवल इंडिया में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, बट वर्गीकरण अभी हमने कर दिया आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए। ठीक, दूसरा विरोधी राज्य। विरोधी भी आप जैसे औरंगजेब पढ़ेंगे आप तो देखेंगे सिखों से कैसे टकराव हुआ, राजपूतों से कैसे टकराव हुआ। ठीक है, हम देखेंगे मराठों से कैसे टकराव हुआ, तो सब विरोधी राज्य। जाटों का कैसे, गोकुल, चुरामन, है ना, सब तो टकराव चल रहा है। तो ये विरोधी राज, स्वतंत्र राज। एक बार ज्योग्राफी वाइज हमें देखना थोड़ा जरूरी था। ठीक, अभी हम राज्यों के पोजीशन की बात करें हम लोग, जो अभी हम देख रहे थे, आपसे भी हम बात कर रहे थे, अभी हम इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए ये बांग्लादेश और ये बंगाल, बिहार और महानदी तक का इलाका, आप ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पे, ये सब एरिया, ये आपका एक तरह से हो गया बंगाल। इसका एक अच्छा खासा परिचय लेंगे हम, कौन सा हिस्सा था, किसका शासन हुआ, किस प्रकार की राजनीति थी, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया यहाँ पे, अलीवर्दी खान ने क्या किया, मतलब इन डिटेल जाने वाले हैं हम। इसलिए हमने कहा पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड बना लें पहले हम, जैसे टॉपिक आएगा हम इसके डिटेल में जाएंगे। हम डिटेल उतना जितना हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरत हो, समझाते हुए आपको मैं बताऊंगा। ठीक, जैसे हमने कहा बंगाल की बात हमने की, ऐसे ही अभी हमने बात की, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका मोटे तौर पे मान लो ये इलाका हो गया आपका, ये सपोज दैट आपका उत्तर प्रदेश का इलाका है। तो एक तो इलाका आपका हो गया अवध का, मान लो आप, ठीक ठाक। एक आपका इलाका हो गया रुहेलखंड का, एक इलाका हो गया आपका फर्रुखाबाद का,
और एक इलाका हो गया आपका जाटों का दिल्ली तक। ठीक है, जो मैंने भी आपको लिखाया, उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख राज्य दिखेंगे 18वीं सदी में आपको, अवध, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद और जाटों की सत्ता। फिर एक बार इसको 24 नंबर यूनिट में पढ़ना है यूनिट नंबर 24 में हमें, बट यहां हमें पढ़ना उसके बारे में। बट हमें एक समझ रखनी है, जब हम अंग्रेजों की बात करेंगे तो बीच बीच में इनकी भी एंट्री होती रहती है। हमने कहा सिंध के बारे में, आज पाकिस्तान का ये इलाका है सिंध, यहां पर भी एक अलग राज्य आ गया। बहुत सारे कारण थे, यहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी, इसे पंजाब का राज्य कहते थे। ये भी हम पढ़ने वाले हैं ठीक से, इस पे सवाल भी आता है, सिलेबस में दिया भी हुआ है आपके। ठीक, यहां पंजाब के राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अस्थिरता के बाद पंजाब का एक राज्य होगा। और जब भी भारत की चर्चा होगी अफगानिस्तान ऑटोमेटिक आएगा, कभी कभी ईरान की भी चर्चा होगी। ठीक है, जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब के समय काबुल पे नियंत्रण था, और जब अकबर का शासन था तो काबुल और कंधार दोनों अकबर के पास। तो अफगानिस्तान लंबे कई बार मुगलों के अधीन रहा है पहले भी। आप एंशिएंट हिस्ट्री से भी देखेंगे आप, जैसे आप थोड़ा बहुत अध्ययन करें, आप आर्यों के बारे में जब पढ़ेंगे वैदिक काल में आप, तो एक गंधार जनपद और महाजनपद का उल्लेख होता है। मामा शकुनी का नाम सभी ने सुना होगा, गांधारी का नाम, मामा शकुनी का नाम, ये वो गंधार जनपद वाले हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में था। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे आप और आर्यों के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मैक्सिमम एक्टिविटी या तो पाकिस्तान के पंजाब या अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम, तो ठीक ठाक ये पूरा इंटीग्रेटेड इलाका रहा हुआ है। भारत के इतिहास के साथ केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास नहीं, बल्कि अफगानिस्तान का इतिहास भी साथ साथ चलता है। ठीक, तो इसका भी जिक्र आता है। आप ये समझ लो, जैसे मान लो मोटे तौर पे ये आपका महाराष्ट्र का इलाका हो गया, ये आपका आज का कर्नाटक हो गया। हमने कहा तुंगभद्रा या कृष्णा के ऊपर वाला इलाका उत्तरी कर्नाटक। मराठों की कहानी यहां से शुरू होती है, और मराठे क्या करते हैं, फिर गुजरात पे भी कब्जा कर लेते हैं। मराठे फिर क्या करते हैं, आप देखोगे मध्य प्रदेश पे भी कब्जा कर लेते हैं, और भी मालवा पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये सब मराठे यहाँ पे आप देखोगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने अभी आपको एक अलग से बताया था मैसूर का राज्य कर्नाटक में, जहां हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया केरल में कई सारे स्वतंत्र राज्य हैं, उसके बारे में जरूरत नहीं है पढ़ने की हमें, बट जानकारी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए हमने बताया। मैंने आपको बताया ये निजाम का क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये सब निजाम का इलाका है। ये क्या हुआ, इसी इलाके में एक अलग से राज्य बन गया, उसका नाम क्या था, कर्नाटक। यहां हम क्या कहते हैं, कर्नाटक, और इसको यूरोपियन क्या कहते थे, कर्नाटक। तमिलनाडु का दक्षिण पूर्वी इलाका। कभी कभी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सुदूर दक्षिण में आपको एक तंजौर के राज्य का भी बार बार उल्लेख मिलेगा। केवल हम बिपिन चंद्रा भी पढ़ेंगे तो इन सभी राज्यों का उल्लेख आपको, इसलिए हमने कहा कि बिपिन चंद्रा की किताब में बिना मिस किए हुए हमें उसको पढ़ना है, समझ बनानी है। पहले हमें जो भी लिखना होता है ना, घटनाक्रम सेकंड पेपर में शायद ही लिखना होता है, पूरे सेकंड पेपर का नेचर है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन दोगे मैं उत्तर तुरंत बता दूंगा आपको। अभी जो भी क्वेश्चन बोलोगे सर ये क्वेश्चन आया सेकंड पेपर में, क्योंकि वहां लिखनी समझ होती है। मतलब सेकंड पेपर का नेचर ही यही है। जब आप समझने लग जाएंगे, समझ कैसे बनती है, घटनाक्रम को पढ़ने के साथ बनती है। घटना पढ़ना पड़ेगा हमें, बट एक बार समझ बन जाएगी और समझ के साथ खेलने लगोगे तो आपको अच्छा जो मर्जी क्वेश्चन पूछो मैं उत्तर लिख देता हूं, क्वेश्चन दे दो मैं उत्तर कर देता हूं। हमें ना उस समझ को डेवलप करना है अभी 4-5 क्लास में, पहले 2 यूनिट को लेकर के। एक बार समझ बनी तो हमने क्या कहा आपको, फिर हम टॉपिक राइटिंग पे आएंगे, हम फिर यूपीएससी के सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब वो सॉल्व होना शुरू होगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ फोकस करके किस तरह से आपको हम प्लान करके ले चल रहे हैं। पहली बात आपको मैं क्या बता रहा हूं, बेसिकली ये टॉपिक आपका मेडिवल इंडिया का यूनिट नंबर 24 भी है, वहां है छोटे छोटे राज्य पढ़ने हमें।
अफगान पढ़ना है, अवध पढ़ना है, बंगाल पढ़ना है, और मॉडर्न इंडिया का यूनिट नंबर 1 और 2 भी है, इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। अभी मैं आपको क्या परिचय दे रहा हूं, मैं आपको इतनी सी बात बताई, आप मुझे कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछिएगा। मैंने ये बताया कि देखो मुगलों का शासन, मुगलों ने 1526 में शासन शुरू किया, 1526 से 1530 बाबर का शासन था। मैं वैसे बता देता हूं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हट करके। बाबर ने काबुल से लेकर यूपी तक के इलाके को जीत लिया था। ठीक, बाबर ने काबुल से लेकर यूपी तक के इलाके को जीत लिया। बाबर के बाद किसका शासन आएगा? हुमायूं का शासन। 1530 से 15, लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे बता रहा हूं आपको, एक समझ थोड़ी बन जाएगी आपकी। हुमायूं क्या था, इस इलाके को बचाने में परेशान रहा। पिता ने, बाप ने जो जीत करके दिया, हुमायूं उसको बचाने में परेशान रहा, और अंततः हुमायूं उसको बचा नहीं। एक स्थानीय अफगान, अफगान तो थे अफगानिस्तान वाले, शेर शाह ने हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया। भाग करके हुमायूं को ईरान में शरण लेनी पड़ी थी। बाद में शेर शाह के उत्तराधिकारी उतना योग्य साबित नहीं हुए। हुमायूं ने दोबारा दिल्ली और आगरा पर कब्जा, दोबारा मुगलों को स्थापित किया था पानीपत के दूसरे युद्ध के साथ। बाबर ने पहले युद्ध के साथ और हुमायूं ने दूसरे युद्ध के साथ स्थापित किया। बट हुमायूं सत्ता सुख भोग नहीं पाया। दिल्ली में ही एक किला बना रहा था, उसमें पुस्तकालय थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, निकल लिया हुमायूं। हुमायूं के बाद आया अकबर, 1556 से 1605। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर पंजाब में था, शेर शाह सूर्य के उत्तराधिकारियों का पीछा कर रहा था। बहुत मुश्किल घड़ी थी। अकबर का एक संरक्षक था बैरम खां, और अकबर ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में दोबारा आगरा और दिल्ली पर कब्जा, इसे पानीपत का दूसरा युद्ध भी कहते हैं। फिर अकबर ने अपने शासन काल के अंत तक आते आते ये पूरा पंजाब, सिंध, बंगाल, बिहार, ये पूरा इलाका, विंध्य पर्वत के ऊपर से लेके कश्मीर तक का पूरा इलाका, और कंधार और काबुल, इन सबको अकबर ने जीत लिया। और महाराष्ट्र का कुछ इलाका भी अकबर के पास। अकबर ने न केवल एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि अकबर ने एक बेहतर प्रशासन दिया, एक बेहतर आर्थिक आधार। कहा जाता है अकबर ने जो अच्छी खेती की, उसी का फसल उसके उत्तराधिकारियों ने खाया। अकबर की मृत्यु हो जाएगी, एक उम्र हो गया था अकबर का, उसके बाद जहांगीर आएगा, है ना। इसका टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, जिक्र कर रहा हूं। ठीक, जहांगीर आया, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन। ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा जहांगीर, बस इतना करेगा कि राणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, और कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद शाहजहां का शासन आएगा 1627 से 1657 या 58। शाहजहां क्या करेगा, महाराष्ट्र को जीत लेगा। देखो मुगलों की कहानी कहां शुरू हुई, काबुल से कहानी शुरू हुई। मुगल कहां तक पहुंच गए, महाराष्ट्र तक पहुंच गए। अब मुगल वंश का विस्तार होता जा रहा है। ठीक, और शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन आएगा 1658 से 1700। अब ये क्या करेगा, आज का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कुछ कुछ इलाके उसके अधीन है। औरंगजेब क्या करेगा, तमिलनाडु यहां तक पहुंच जाएगा। औरंगजेब क्या करेगा, असम वाले क्षेत्रों में अभियान करेगा, बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा, असम में अभियान करेगा जहां अहोम का शासन था। औरंगजेब के समय तक, बाबर से जो कहानी शुरू हुई, औरंगजेब के समय तक आते आते, ठीक है, ये पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा, इतना बड़ा साम्राज्य। जब जब विशाल साम्राज्य होता है तो उसमें ही पतन के कारण निहित होते हैं। बहुत सारे कारण है, अयोग्य उत्तराधिकारी है, औरंगजेब की धार्मिक नीति है, औरंगजेब की दक्कन नीति है, औरंगजेब की राजपूत नीति है, उत्तराधिकार का युद्ध है, दरबार में गुटबंदी है, जागीरदारी संकट है, मनसबदारी संकट है, तमाम ऐसे रीजन हैं। जो मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो उसको हम देख लेंगे, सब कारण है मुगलों के पतन के। हाँ भैया, ये सब कारण है। इन सब कारणों से मुगलों का पतन होना प्रारंभ। अब क्या हुआ, मुगलों का पतन होने लगा, और पूरा भारत देखते ही देखते छोटे छोटे राज्यों में, मोटे तौर पे समझ लो 1750-60 तक आते आते भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। मुगलों का अस्तित्व 1858 तक बना रहा, लेकिन मुगलों की वैल्यू बहुत ज्यादा, सांकेतिक महत्व था।
जो भी क्षेत्रीय शासक थे उनको लगता था कि नहीं, मुगलों के साथ संबंध हमारा बचा रहे तो ठीक है। उसके रीजन है, हम आगे आपसे बात करेंगे। तो 1707 के बाद विभिन्न कारणों से मुगलों का पतन होना प्रारंभ, ठीक। और किसका शुरू हुआ? क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों में जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बंगाल, यूपी में बहुत सारे राज्य, पंजाब, सिंध, मराठों का राज्य, निजाम, मैसूर का राज्य जहां टीपू सुल्तान है, कर्नाटक का राज्य, ये सब छोटे छोटे राज्य, बड़े राज्य उभर कर, समझ में आ रही बात सभी को यहां तक? अब अब ऐसा सिचुएशन क्या था उस समय जिसका फायदा अंग्रेजों ने? तो ये 18वीं शताब्दी के भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के छोटे बड़े राज्य। और अब हम बात क्या करने वाले हैं? उस समय की राजनीतिक दशा। ठीक, लिखें आप जरा। हाँ, हाँ, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम। ये सिंध और पंजाब की जो बात कर रहे हैं हम, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम आज के हिसाब से। ठीक है। पंजाब दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक भारतीय पंजाब है और एक पाकिस्तानी पंजाब है। अपने वाले पंजाब को पूर्वी पंजाब, चूंकि अब पंजाब कहते हैं। जैसे बंगाल दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल को आज बांग्लादेश कहते हैं, और अपने वाले बंगाल को क्या कहते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल कहते हैं। अभी ममता दीदी कह रही है बार बार, नहीं इसका नाम बांग्ला करना है हमें। ममता दीदी बार बार कह रही है कि पश्चिम बंगाल ठीक नहीं, इसका नाम, क्योंकि आज जो अपना पंजाब है उसको हम लोग पंजाब ही कहते हैं, कहाँ पूर्वी पंजाब कहते हैं। तो कहते हैं कि इसका नाम उधर बांग्लादेश है तो हम बांग्ला करेंगे नाम। प्रपोजल दे रही है बार बार सरकार। ठीक। तो ये छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। अब जो मैं राजनीतिक दशा बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। राजनीतिक दशा समझने का मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत को किन परिस्थितियों में जीता, आपको इसकी आधी समझ यही बन जाएगी। ठीक। अंग्रेजों ने भारत को किन परिस्थितियों में जीता, इसकी आधी समझ यही बन जानी है। लिखें आप जरा, राजनीतिक दशा में। राजनीतिक दशा में लिखें आप, पहला पॉइंट कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध समझते ना सभी लोग? 50 साल को कहते हैं ना। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न कारणों से मुगलों का तेजी से पतन हुआ। मुगलों का तेजी से पतन हुआ। तेजी से पतन हुआ और भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक। 18वीं सदी का भारत कैसा है? मुगलों के पतन का काल और क्षेत्रीय राज्यों का। ठीक है, क्लियर सभी को ना? पतन का काल और क्षेत्रीय, पहला। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, राजनीतिक दशा में क्षेत्रीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठे थे। ठीक। क्षेत्रीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठे थे। ठीक है, ठीक है। और